नमस्कार, कैसे हैं आप? रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के एक चमकते हुए सितारे, 9 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे। भारतीय राजनीति में रिकॉर्ड मतों से जीत का इतिहास बनाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मतों से जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले रामविलास पासवान, एक मुखिया के रूप में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत के क्या मायने होते हैं, वो समझने वाला व्यक्ति बेहतर समझ सकता है कि 9 बार भारतीय लोकसभा का सदस्य होने का मायने क्या है। उस रामविलास पासवान को हमने जब संसद के बाहर राज्यसभा से निकलते हुए कैमरे तलाशते हुए देखा तो मुझे कुछ अजीब से लगा था। ये वाकया 2014 के शुरुआती शीतकालीन सत्र का था। 2013 से 14 की का जो शीतकालीन सत्र है वो था। वो राज्यसभा के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे और उन्हें इस बात का एक तरह से एक टीस थी कि कैमरे उनके तरफ नहीं आ रहे हैं। ये लगातार उनके साथ ऐसा हो रहा था। तो वो आवाज देकर बिहार के एक चैनल के रिपोर्टर को पुकारते रहे। वह रिपोर्टर भी कहीं और व्यस्त था। उन्हें उस रिपोर्टर की याद सिर्फ इसलिए थी कि उन्हें लगता था कि वो रिपोर्टर एक ऐसे चैनल का है जिसे बिहार में देखा जाता है तो एक आध बाइट उसकी हो जाए। ये वो रामविलास पासवान थे जिन्हें हमने अपने किशोरावस्था में टेलीविजन चैनल पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह के साथ कदम ताल करते देखा था। हर वक्त एक फ्रेम में यदि बीपी सिंह के साथ उनका कोई मंत्री होता था तो वो रामविलास पासवान होते थे। एक ठसक वाले रामविलास पासवान, मंडल कमीशन को सबसे ज्यादा भुनाने वाले रामविलास पासवान, गरीबों की आवाज बनने की बात करने वाले रामविलास पासवान, दलितों के बिहार के सबसे बड़े नेता होने का गुरूर पालने वाले रामविलास पासवान। पासवान को किस रूप में इतिहास याद रखेगा, ये अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि पासवान बदलते बदलते गरीब सवर्णों, वो दलितों के सवर्ण बन गए। वो उनकी व्याख्या इस रूप में भी होने लगी कि पासवान एक ऐसे शख्स जिन्हें सफलता मिलते मिलते वो जमीन से कटते चले गए और कटते इस कदर चले गए कि जिस रामविलास पासवान को देश ने इस रूप में देखा कि वो ठसक वाले ऐसे नेता कि सन 80 में कहते हैं कि सदन में जब एकदम से बदमिजाज संजय गांधी उनका अपमान कर रहे थे तो सदन में उठ खड़े हुए और उन्होंने उस संजय को ललकारा जो संजय सत्ता चलाता था। कहते हैं इंदिरा गांधी उसी के ही इशारे पर चलती थी। उस संजय गांधी को उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा, ए संजय गांधी, तुम अभी नए हो, पहली बार सांसद बने हो। मैं 1969 से विधायक हूं और तुमसे ज्यादा सीनियर सांसद भी हूं क्योंकि मैं दूसरी बार चुन करके आया हूं। तो बोलने का सलीका सीखो, आपकी मां मुझे इस तरह से बोल सकती है, आप नहीं। फिर उन्होंने वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा फरियाना कहां है ये बता देना। दिल्ली के कुछ इलाकों के नाम उन्होंने गिनाए। उसके बाद कहे कि लोकतंत्र है, यहां रंगदारी नहीं चलेगा। पासवान लगातार गुस्से में थे और बीच बचाव कर रही थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पासवान से कहा कि आप सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, संजय अभी नए हैं सदन में, उन्हें बहुत कुछ सीखना है। तब जाकर के पासवान शांत हुए। तो वो पासवान जो संजय गांधी को उस वक्त ललकार देते थे जिस वक्त संजय गांधी के बिना देश में पत्ता भी नहीं हिलता था। ये बात अलग है कि इमरजेंसी की ठसक उनकी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद जेपी की पार्टी दोबारा हार गई
तो फिर से एक ऐसी ठसक संजय के अंदर आ चुकी हुई थी कि आखिर देश ने उन्हें ही चुना है। संजय 1977 में चुनाव हार चुके थे, लेकिन 1980 में उसी अमेठी से जीत करके आए थे, सदन में पहली बार थे और अपनी कहते हैं बचकानी हरकतों के कारण उन्होंने रामविलास पासवान को छेड़ दिया था। रामविलास पासवान ने बताया कि पासवान होने का मतलब क्या है, और फिर वो भारतीय राजनीति पर छाते चले गए। कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि बिहार में सबसे प्रभावशाली नेता में से थे, और कह सकते हैं कि बिहार में जो लालू यादव खुद को बाद में 90 के दशक के मध्याह्न में खुद को किंग मेकर कहने लगे, उस लालू प्रसाद यादव के किंग मेकर के रूप में भी पासवान थे नीतीश के संग, और लालू को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो रामविलास पासवान जिसे हमने 2013-14 में राज्यसभा की सीढ़ी से उतरते हुए बिहार के एक रिपोर्टर को ढूंढते हुए जब देखा, तो सहसा मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ये वही रामविलास पासवान हैं जिन्हें 1989 में बीपी सिंह की सरकार के दौरान हमने पूरे ठसक के साथ देखा। उनका वो बोल कई बार तो ऐसा लगता था कि घोर जातिवादी हैं वो, लेकिन वही उनकी राजनीतिक ताकत थी। मंडल कमीशन को यदि इस देश में किसी दो व्यक्ति ने सबसे ज्यादा भुनाया तो वो लालू प्रसाद यादव के बाद रामविलास पासवान थे। वो गरीब गुरबों की बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे लगने लगा कि गरीब गुरबों की बातें सिर्फ उनकी अपने परिवार तक सीमित हो गई। मैं 2013-14 के उस राज्यसभा की सीढ़ी की चर्चा बार बार इसलिए करता हूं कि मैंने सदन के अंदर उन्हें आमने सामने देखा, लाचार रामविलास पासवान। क्यों थे वो लाचार रामविलास पासवान? संजय गांधी को ललकारने वाले रामविलास पासवान 2013-14 के चुनाव आने से पहले इस कदर बेबस क्यों थे? दरअसल पासवान को यह लगने लगा था कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उन्हें वो कद नहीं देने वाली है। वो अपने बेटे को सांसद बनाना चाहते थे, भाई को भी बनाना चाहते थे, खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे कि राज्यसभा की उनकी सीट बरकरार रहे। और वो किस किस तरफ से थे? वो आरजेडी के सहयोग से राज्यसभा में गए थे, लेकिन रिलेशन लालू से खराब होते चले जा रहे थे और ये उम्मीद लग रही थी कि लालू उन्हें उतनी सीट नहीं देंगे। लोकसभा 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी से उनकी बात जम नहीं रही थी। उन्होंने इसके लिए लगाया अपने बेटे चिराग पासवान को, तब भी बात नहीं बनी। तब फिर वो चिराग थे जो जाकर अमित शाह से मिले। कहते हैं कि ये बड़ी लाचारगी और बेबसी थी रामविलास पासवान की, क्योंकि पासवान ने अपने आप को सेकुलर दिखने के लिए सेकुलर पत्रकारों के साजिश के शिकार होते, क्योंकि अक्सर उनसे पत्रकार कह देते थे कि जिस नरेंद्र मोदी को आपने के कारण आपने वाजपेयी मंत्रिमंडल से एक बार इस्तीफा दे दिया था, उस नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में आप रहेंगे। ये कई बार पत्रकारों के ऐसे सवालों का सामना करना पासवान के लिए मुश्किल होता था। ऐसी स्थिति में अमित शाह के पास जाकर के गिड़गिड़ाना, सीटों की बात करना पासवान को नागवार गुजर रहा था। इसीलिए सदन में वो पत्रकार ढूंढ रहे थे। दरअसल वो ढूंढ रहे थे कुछ ऐसे पत्रकार को जो अमित शाह तक उनकी बात पहुंचा सके। पता नहीं किस पत्रकार ने उनकी बात अमित शाह तक पहुंचाई कि वो अब यूपीए की तरफ से नहीं, वो अब एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब जो लालू प्रसाद यादव उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहते थे, वो कितनी सच्चाई थी इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश को समझ में आने लगा था कि 2014 में मोदी लहर है, और इसी को भांपते हुए रामविलास पासवान अपने पुत्र चिराग पासवान पर दांव लगाया और पत्रकारों से कहते थे कि हमने सब कुछ चिराग पर छोड़ दिया है, पूरा फैसला चिराग ले रहा है, ताकि वो सेकुलर पत्रकार जो लंबे समय तक उनके संचार मंत्री रहते, उनका फायदा उठाते रहे। वो बार बार कहते थे कि आप कैसे मोदी के साथ रह पाएंगे। इसी मोदी के कारण आपने वाजपेयी सरकार के समय में आपने मंत्री मंडल से इस्तीफा दे दिया था, फिर उस मोदी के मंत्रिमंडल में आप कैसे रहेंगे? इसका जवाब भारी पड़ रहा था। तो पासवान ने एक चाल चली और ये कहना शुरू कर दिया कि हर फैसला अब चिराग करता है। इससे पासवान को दो फायदे थे। फायदा नंबर एक कि उन्हें अपने बेटे को आगे करने का अवसर मिल रहा था।
उन्हें लग रहा था कि उम्र के ढलान पर हैं, तो अब चिराग को सामने किया जाए, चिराग को नेता बनाया जाए, चिराग को सांसद बनाया जाए। चिराग फिल्मी करियर में असफलता के बाद हताश थे। ऐसे में अब राजनीतिक विरासत थी, वो चिराग को देना चाहते थे। अपने दो दो भाई को ऑलरेडी पहले से ही वो राजनीति में ला चुके हुए थे, सांसद और विधान परिषद के मेंबर बनाए हुए थे। अब चिराग की बारी थी। ऐसे कंडीशन में जब समझौता उनका हो गया तो फिर 2014 के में चिराग पासवान भी जीत करके आए और उनके छोटे भाई भी जीत करके आए। कमाल की बात है कि एक ही साल में दोनों भाई काल कलवित हो गए। पासवान की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि सवाल उठने लगे हैं कि क्या पासवान सचमुच बिहार में दलितों के नेता रह चुके हैं? क्या सचमुच पासवान रामविलास पासवान को वोट देगा? पासवान जाति के लोग क्या रामविलास पासवान को अपना नेता मानते हैं? क्या सहानुभूति की लहर पासवान जाति के लोगों में चलेगी? क्योंकि बिहार में जाति पर तो वोट पड़ते ही हैं, लेकिन सवाल उठने लगे हैं रामविलास पासवान पर। सोशल मीडिया के दौर में जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानने लगे हैं। जानने ये लगे हैं कि रामविलास पासवान ने दो दो शादियां की थी और उनकी जो पहली पत्नी थी उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है कि उनकी गृह जिला खगड़िया के शहरबन्नी गांव में वो अकेले रहती हैं। राजकुमारी नाम है उनका, और नाम के राजकुमारी जब उनकी शादी हुई रामविलास पासवान से, यूपीएससी कंप्लीट करने के बाद वो डीएसपी बन चुके थे। और उसी साल 1969 में ही उन्हें उनके मित्रों ने कहा कि तुम राजनीति के लायक हो, तुम अच्छे ऑरेटर हो, तुम्हें राजनीति में आना चाहिए। पासवान राजनीति में आए और उसी साल विधानसभा के सदस्य बन गए। फिर राजनीति का उनका सफर जारी रहा। राजकुमारी को भी ये लगता था कि उनके पति अब राजनीतिक सफर की तरफ निकल चुके हैं, लेकिन यही उनके लिए, उनके वैवाहिक जीवन के लिए काल बन गया। पासवान जितनी सफल होते चले गए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से उतने ही दूर होते चले गए। 1977 में जब जेपी आंदोलन के बाद जेपी आंदोलन के में जब पासवान सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचे तो वहां उन्हें एक पंजाबी युवती, पंजाबी ब्राह्मण रीना शर्मा से प्रेम हुआ और रीना शर्मा के ही होकर रह गए। रामविलास पासवान ने दूसरी शादी कर ली और राजकुमारी को कागज पर तलाक दे दिया। यदि कानूनी रूप से राजकुमारी बदले के भाव में आती तो पासवान के पूरे पॉलिटिकल करियर को खत्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सचमुच सही मायने में एकदम से सती सावित्री की भूमिका निभाई और उन्होंने हमेशा कहा कि उनके मालिक ने जो चाहा, उनकी सफलता में ही हमारा सुकून है। और कहते हैं कि अभी 2015 में जब सालों बाद वो अपने गांव गए अपने पिता के अंतिम संस्कार में, तो राजकुमारी कहती हैं कि हमने पांव छू करके उन्हें प्रणाम करके एहसास किया कि मैं उन्हीं की हूँ। उनकी दो बेटियां जो पहली पत्नी से है, उनकी शिकायत यही रही कि पापा दिल्ली गए तो पता नहीं कब से हमारे पापा नहीं रहे, ये हमें पता ही नहीं चला। एक जमीन से उठे हुए नेता के लिए कहीं ना कहीं ये उसके पॉलिटिकल करियर पर एक चोट होता है और सवाल उठने लगता है, ये दलितों का ये कैसा नेता है, ये पासवानों का कैसा नेता है जिसने अपनी पत्नी को ही छोड़ा। किस कारण छोड़ा, इसके कोई तर्क उसके पास नहीं थे। अपने बच्चों को क्यों छोड़ा, इसके कोई तर्क नहीं थे। राजकुमारी कहती हैं कि 40 साल से हम अपने मालिक का इंतजार करते रहे। दामाद के घर, बेटी दामाद के घर कितने दिनों तक रहा जा सकता है। कुछ दिनों की छुट्टी मनाने जाती हूँ लेकिन रह नहीं पाती हूँ। बिहार के सोशल मीडिया के दौर में राजकुमारी के इंटरव्यू खूब होने लगे और यही पासवान की जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उनके वोट को धीरे धीरे काटते चले गए। कहते रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे, उन्हें पता था कि सत्ता किसके हाथ जाने वाली है। इसीलिए पहली बार 1987 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए। और जब वो केंद्रीय मंत्री बने तो वीपी सिंह को ऐसा साधा कि कैमरे के हर फ्रेम में प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ वही दिखते थे। बंद गले की कोट में दलित नेता पासवान सवर्ण दिखते थे, उन्हें दलितों का सवर्ण कहा जाने लगा।
और फिर रामविलास पासवान इतने बड़े होते चले गए कि वो जमीन से शायद कटते चले गए। वाजपेयी जी की एक कविता है, हे भगवान हमें इतनी ऊंचाई कभी मत देना। तो ये बात कहीं ना कहीं इस पे मंथन कभी शायद रामविलास पासवान ने नहीं किया। और ये कहते हैं कि 6 प्रधानमंत्री इस देश के हुए वीपी सिंह के बाद, इसमें सिर्फ और सिर्फ नरसिम्हा राव, 7 प्रधानमंत्री हुए, उसमें सिर्फ नरसिम्हा राव ही एक प्राइम मिनिस्टर थे जिसके मंत्रिमंडल में पासवान नहीं रहे, वरना 6 प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में रहने का रिकॉर्ड भी पासवान के पास है। अलग अलग विचारधाराओं के हर प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में पासवान रहे, इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि वो मौसम वैज्ञानिक थे। ऐसा लालू प्रसाद यादव उनके खासम खास मित्र कहा करते थे। लेकिन सवाल यह है कि संजय गांधी को ललकारने वाला पासवान, दलितों का मसीहा खुद को कहने वाला पासवान, बिहार में जब दलित जातिवाद पीक पे था 90 के दशक में, तो सबसे बड़बोले नेता पासवान, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड से जीत रिकॉर्ड करने वाला पासवान। ऐसा क्या हो गया कि संसद के राज्यसभा के सीढ़ी से नीचे उतरते हुए एक निरीह पासवान दिखे और फिर धीरे धीरे वो निरीह होते चले गए। दरअसल कहते हैं कि पासवान इतने छोटे होते चले गए, सिकुड़ते चले गए, परिवार के होते चले गए, भाइयों के बीच अब पासवान के नेता के बदले वो अपने परिवार के नेता बन करके रह गए, अपने बेटा के नेता बनते रह गए। और पूरी जिंदगी शायद आखिरी उनकी जो आखिरी जो 8-10 साल है वो पूरी तरह से 12 जनपद की जो उनकी लुटियन की कोठी है वो बचाने की जद्दोजहद थी। वीपी सिंह की सरकार के समय उन्हें एक शानदार कोठी मिली, 12 जनपद। सोनिया गांधी के घर के ठीक बगल वाला, जो सोनिया गांधी का 10 जनपद है उसके ठीक बगल वाला 12 जनपद। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रधानमंत्री निवास के ठीक बगल वाला 12 जनपद। ऐसा मोह रामविलास पासवान को उस 12 जनपद से हुआ कि वो सिकुड़ते चले गए। आज अब सवाल उठने लगा है सोशल मीडिया के इस दौर में कि जो पासवान अपनी पत्नी के ना हो सके, अपने बच्चों के ना हो सके, दिल्ली गए तो किसी दिल्ली वाली के हो गए, ऐसा बिहार में आवाज उठने लगा है। ये चिराग के लिए कितनी मुश्किलें लाएगा। चिराग की कुल जमा उपलब्धि ही रामविलास पासवान के बेटे होने की है। कानून यह कहता है कि पहला जो अधिकार है हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, वो पहली पत्नी का है। लेकिन पासवान ने बड़ी चालाकी से तलाक भी ले लिया हुआ था और तलाक लेने के बाद भी उनकी पत्नी ने हमेशा उन्हें पति ही माना। एक राजनेता के लिए रूप में इतने विरोधाभास से भरा जीवन सोशल मीडिया के दौर में उसके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। पासवान अब नहीं रहे, लेकिन इतिहास उन्हें अपने ढंग से समीक्षा तो करेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास पासवान पर ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।